नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य की। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य की। आज हमारी तीसरी क्लास है सम्राट अशोक। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में, जिनका शासनकाल रहा था दोस्तों 269 बीसी से 232 बीसी तक सम्राट अशोक का जो है शासनकाल रहा था। इनके शिलालेखों की संख्या थी 14, यानी इन्होंने जो शिलालेख लिखवाए थे उनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख है। याद रखेंगे दोस्तों, शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? तो 13वां शिलालेख था। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा था दोस्तों? जोमनदेई अभिलेख। याद रखें दोस्तों, जोमनदेई अभिलेख। गुफाओं का निर्माण। दोस्तों गुफाओं का निर्माण भी करवाया था सम्राट अशोक ने। सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी, चौपार और कजिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी, चौपार और कर्ज गुफा, ये सभी गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं हेतु यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है बनवाई गई थी। याद रखें दोस्तों, सम्राट अशोक ने जो है गुफाओं का निर्माण करवाया था। सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी, चौपार, कर्ज और ये सभी गुफाएं जो हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है बनवाए थे। याद रखेंगे। सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश में। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। अब आते हैं इनके उत्तराधिकारी, यानी सम्राट अशोक के बाद जो है इनके उत्तराधिकारी जो है कौन कौन हुए हैं। तो पहले दोस्तों सम्राट अशोक के बाद जो है इनका उत्तराधिकारी बना था दोस्तों कुणाल। याद रखें दोस्तों, कुणाल बना था, जो कि पद्मावती का पुत्र था। याद रखें दोस्तों, पद्मावती का पुत्र था। कुणाल के बाद दोस्तों संप्रीति, संप्रीति के बाद शालीशुक, शालीशुक के बाद देवबर्मन और देवबर्मन के बाद दोस्तों बृहद्रथ। याद रखें दोस्तों, बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। याद रखें दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। यानी अशोक के बाद जो है कुणाल उनका उत्तराधिकारी बना। कुणाल के बाद संप्रीति, संप्रीति के बाद शालीशुक, शालीशुक के बाद देवबर्मन और देवबर्मन के बाद बृहद्रथ। याद रखें, बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक हुआ। याद रखें दोस्तों। तो आज जो हमने मौर्य साम्राज्य को जो है ख़त्म कर दिया है। अब आता है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश दोस्तों अब आता है शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक रहा था शुंग वंश का शासनकाल। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक रहा था शुंग वंश का शासनकाल। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर और शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है नए वंश यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था और इस सेनापति ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश को दोस्तों ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश को जो है ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जो है जाना जाता है। संस्थापक कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग था, जिसका शासनकाल रहा था दोस्तों 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक, यानी 36 वर्षों का शासनकाल रहा था। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। राजधानी क्या बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने? विदिशा राजधानी बनाई थी, जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के विदिशा का जो है राजधानी बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र का शासनकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों? 185 बीसी से लेकर 149 बीसी, यानी 36 वर्षों तक शासन किया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसने अपनी राजभाषा दोस्तों संस्कृत को जो है इसने अपनी राजभाषा बनाया था। याद रखें दोस्तों, संस्कृत को जो है इसने अपनी राजभाषा बनाया था। इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया दोस्तों। इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों को जो है तोड़वा दिया था। यानी अशोक ने जो है 84,000 स्तूप जो है बनवाए थे, उनको जो है किसने तोड़वाया था? पुष्यमित्र शुंग ने जो है उनको तोड़वा दिया था। याद रखेंगे।
अब इसको ब्राह्मण साम्राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग से पहले जो भी शासक हुए हैं वह जो है सब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी भारत में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यानी प्रचलित होता जा रहा था, जिस वजह से जो है वैदिक साम्राज्य या हिंदू धर्म जो है विलुप्त यानी नष्ट होता जा रहा था और ख़त्म होता जा रहा था। तो उसी को जो है दोबारा पुनर्जागरण किया। किसका? तो वेदों की यानी वैदिक सभ्यता का पुनर्जागरण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसलिए जो है इसको ब्राह्मण साम्राज्य कहा गया और इसी ने जो है राजभाषा संस्कृत भाषा बनाई थी। और बौद्ध और जैन धर्मों के जो है इसने अनेक स्तूपों को जो है तुड़वाया था। याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो है अनेक स्तूपों यानी 84,000 स्तूपों को जो है इसने तुड़वाया था। याद रखेंगे। भरूत स्तूप, दोस्तों भरूत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं करवाया था। दोस्तों भरूत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है स्वयं करवाया था। इसके काल को जो है दोस्तों वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। यानी इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है वैदिक काल यानी वेदों का जो पुनर्जागरण काल था उसको जो है वापस लाने का काम किया है। उसको दोबारा जो है प्रचलित करने का काम किसने किया है? तो क्या है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। दोस्तों यवनों का आक्रमण, यवन यानी यूनान से जो आए थे, डेमेट्रियस आया था। तो यवनों का आक्रमण किसके समय हुआ था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के समय जो है हुआ था। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। दोस्तों इसके दरबार में यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है पतंजलि रहते थे, जिन्होंने जो है योगशास्त्र और महाभाष्य ये दो लिखे थे। याद रखें दोस्तों, ये दो पुस्तकें लिखी थी पतंजलि ने, योगशास्त्र और महाभाष्य। याद रखेंगे। जो कि महाभाष्य जो है दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्याय से प्रेरित थी। अष्टाध्याय यानी पाणिनि जो है भारत के पहले वैयाकरण थे। वैयाकरण यानी व्याकरण को जानने वाला को जो है वैयाकरण जो है कहा जाता है। तो व्याकरण के बारे में पहली पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी से ही प्रेरित कौन सी पुस्तक है? महाभाष्य, जो कि पतंजलि ने जो है लिखी है। याद रखेंगे दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने लिखा है किसको? महाभाष्य को। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। दोस्तों पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पुष्यमित्र शुंग के लिए। याद रखें दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के लिए जो है पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है कराए थे। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के जो है अधिकारी कौन कौन हुए हैं? तो कौन कौन हुए हैं पुष्यमित्र शुंग के अधिकारी? आगे देखते हैं। अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? तो पहला था दोस्तों अग्निमित्र, जिसके समय विदर्भ का युद्ध हुआ था। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर देवभूति। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति। देवभूति जो है दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक था। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। दोस्तों अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध जो है अभियान किया। जब कलिंग के विरुद्ध अग्निमित्र ने जो है अभियान किया था तो उस समय कलिंग का शासक कौन था? तो खारवेल जो है कलिंग का शासक था। यानी खारवेल के समय अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध जो है अभियान किया था। उस समय चेदी या कलचुरी वंश का शासन था। दोस्तों जब अग्निमित्र ने जो है कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था तो उस समय जो है कलचुरी या चेदी वंश का जो है शासन था और वहाँ जो है खारवेल शासक था। याद रखेंगे दोस्तों, कलचुरी यानी चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? महामेघ वाहन जो है कलचुरी यानी चेदी वंश के संस्थापक थे। चेदी वंश का प्रतापी शासक किसको कहा जाता है? तो खारवेल को जो है दोस्तों चेदी वंश का जो है प्रतापी शासक जो है कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, प्रतापी शासक किसको कहा जाता है? चेदी वंश का। तो चेदी वंश का जो है प्रतापी शासक कहा जाता है खारवेल को। याद रखेंगे दोस्तों, खारवेल ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था। यानी प्राकृत भाषा में जो है जारी करवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी करवाया था दोस्तों? खारवेल ने प्राकृत भाषा में जो है जारी कराया था। अब हाथी गुम्फा में क्या था दोस्तों? कलिंग प्रशासन के बारे में और भारतवर्ष का उल्लेख, यानी भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो है किस अभिलेख में किया गया है? तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है भारतवर्ष शब्द का जो है उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और कलिंग प्रशासन का भी उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि खारवेल ने जारी कराया था प्राकृत
भाषा में। याद रखें दोस्तों प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा दोस्तों किस धर्म की? जैन धर्म की। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों कंड वंश। याद रखें दोस्तों कंड वंश आता है अब, जिसका समय रहा था दोस्तों 73 BC से 30 BC तक रहा था। याद रखें दोस्तों कंड वंश का शासनकाल जो है 73 BC से लेकर 30 BC तक जो है रहा था। संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके? वासुदेव जो है संस्थापक थे। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। और इनकी जो है 2 राजधानी थे, यानी कंडवंश की जो है 2 राजधानी थे, पाटलिपुत्र और विदिशा। याद रखें दोस्तों कंडवंश का जो है शासनकाल रहा था 73 BC से 30 BC तक जो है रहा था। संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। अंतिम शासक था सुशर्मन। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। याद रखें दोस्तों पाटलिपुत्र और विदिशा। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।